डॉक्टर राकेश, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। 2 प्रश्न आज उठ रहे हैं और वो मैं पॉलिटिकल प्रश्न अंतिम इसलिए ले रहा था क्योंकि पॉलिटिक्स में आज पूरा देश उलझ गया है। अब एक पक्ष का कहना ये है कि भई ये तो स्पॉन्सर्ड है और पहले भारत जोड़ो यात्रा किया गया, फिर बीबीसी किया गया और उसी सीरीज़ में इसको भी ले आया गया। एक एक नैरेटिव ये चलाने की कोशिश है। दूसरा नैरेटिव ये चलाने की कोशिश है, ये देखिए ये पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। मैं जो आपसे जो और मैं इसको जैसे मैंने समझा है, जैसा मैंने कहा कि शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाने का काम है, तो वो तो तभी अपने वो आएँगे जब इनका एफपीओ आएगा, क्योंकि अगर मैं और आप भी अगर हिंडनबर्ग की जगह होते और मुझे शॉर्ट सेल करके पैसा कमाना होता, तब तो मैं तभी आऊँगा ना जब आप अपने पीक पे रहेंगे। तो इसलिए मुझे नो रिलेशनशिप नहीं लगती है। लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होने वाला है? क्योंकि अभी तक तो मोदी जी और ये सब लोग बोलते ही नहीं है कुछ, तो बोलते ही नहीं है कुछ, तो आप कुछ पकड़ ही नहीं सकते हैं। और देखिए सर, पहली बात तो ये है कि जो भी घटनाक्रम पिछले दिनों लगातार चल रहा है, चाहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो या अब ये रिपोर्ट हो, हम प्रथम दृष्टया ये मान लेते हैं कि कुछ ताकतें ऐसी होंगी जो नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय ऐसे षड्यंत्र हो रहे होंगे कि अब लोगों को, यूरोप को या अमेरिका को लगता होगा कि ऐसे हिंदू हृदय सम्राट का भारत में प्रधानमंत्री लंबे समय तक बने रहना उनके हितों के लिए या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ठीक नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि ऐसा सब हो रहा है, तो इसका जवाब कैसे देना है, इसका तोड़ कैसे निकालना है? इसका तोड़ निकालने की जिम्मेदारी खुद मोदी सरकार की है, खुद नरेंद्र मोदी की है। जहां तक अभी इस अंबानी के साम्राज्य, अडानी के साम्राज्य के बिखरने का प्रश्न है, मैं ये भी मान लेता हूं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। अडानी जी ने बिल्कुल साफ सुथरे वित्तीय तौर तरीकों से, नियम कायदे से सारा काम किया है। तो सरकार जेपीसी की मांग क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? मैं बहुत एक साधारण आम आदमी के रूप में सोचता हूं कि ज्यादा बेहतर हो कि सरकार संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग जो विपक्षी दलों की या संसद चल नहीं पा रही है 3 दिन से, उसे मान ले। और ऐसा पहली बार तो होगा नहीं। 1992 में हर्षद मेहता का घोटाला सामने आया था। उसमें उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री गुलाम नबी आजाद थे। उन्होंने खुद प्रस्ताव रखा जेपीसी का, जेपीसी बनी और रामनिवास मिर्धा उसके अध्यक्ष बने। 2001 में केतन पारेख का मामला आया सामने, तब भी जेपीसी बनी, तब भी संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा। और वो कौन था? प्रमोद महाजन। उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा और प्रकाश मणि त्रिपाठी जेपीसी के चेयरमैन बने। ये सिलसिला आगे बढ़ता है। 2004 में सॉफ्ट ड्रिंक में कीटनाशक की मिलावट का मुद्दा बहुत तेजी से आया था सामने, तब भी जेपीसी बनी और शरद पवार उसके अध्यक्ष थे। इसके बाद 2G घोटाला सामने आया, पीसी चाको की अध्यक्षता में जेपीसी बनी। 2013 में अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर जेपीसी बनी। नरेंद्र मोदी सरकार इतना क्यों घबरा रही जेपीसी के गठन की घोषणा करने से? आपकी सरकार है, वित्त मंत्रालय आपका है, जेपीसी का अध्यक्ष भी आपका ही आदमी होगा। करने दीजिए ना जांच। जांच से क्यों डर रहे हैं? जब सरकार और सत्ता में बैठे लोग ऐसे मामलों में पर्दादारी की कोशिश करते हैं, तब संदेह और बढ़ जाता है। दिलीप गांधी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके पर्सनल रिलेशन इस मुद्दे को ज्यादा बड़ा बनाने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं। किसी सरकार, किसी प्रधानमंत्री द्वारा इतना आउट ऑफ वे जाकर किसी औद्योगिक घराने को इससे पहले कभी सपोर्ट नहीं किया गया था। लंबी फहरिस्त अभी गिनाई एजे सिंह साहब ने कि क्या क्या उनके पास है। ऐसा कौन सा आधारभूत संरचना का काम है जो आज की तारीख में अडानी के पास नहीं है? अब जब सवाल यह है कि सरकार का इतना स्पष्ट और खुला संरक्षण एक औद्योगिक समूह को है, उस समूह पर अगर सवाल उठ रहे हैं, दुनिया की तमाम ऐसी मान्यता प्राप्त एजेंसी जिनका कहा हुआ, जिनकी मान्यता, जिनकी रेटिंग पूरी दुनिया के आर्थिक कारोबार को प्रभावित करती है, क्या वे सभी षड्यंत्र में शामिल हो गए होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले क्रेडिट स्विस ने किया, फिर सिटी बैंक ने किया, आज अमेरिका की संस्था ने कर दिया।
तो इसका जवाब कैसे मिलेगा? जवाब ऐसे ही मिलेगा कि इसकी पूरी जांच हो जाए, नीरक्षीर विवेक के साथ सारी सच्चाई सामने आ जाए। ये तो हो गया इसका राजनीतिक पक्ष कि सरकार जितना इसे दबाने की कोशिश करेगी, नरेंद्र मोदी पर कीचड़ उतनी ही ज्यादा उछलती जाएगी, व्यक्तिगत रूप से उन पर, सरकार पर तो सवाल है ही। अब दूसरी बात, जो इस घोटाले से, जो भी तथाकथित घोटाला है, हो सकता है इसमें कुछ ना निकले आने वाले कल में, सब कुछ पाक साफ हो जाए, लेकिन अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी निकली तो ये नुकसान अकेला गौतम अडानी को नहीं होने जा रहा, उसके साथ साथ हिंदुस्तान की तमाम सारी वित्तीय संस्थाएं, बैंक, हमारा जो जीवन बीमा निगम है, इतनी बड़ी जो संस्था है, उसके जरिए जो आम आदमी का पैसा लगा हुआ है, हम और आपका पैसा लगा हुआ है, कई हजार करोड़ रुपए उन्होंने कर्ज दे रखे हैं, उसका क्या होगा? हिंदुस्तान में 42 करोड़ लोग एसबीआई के उपभोक्ता हैं, 30 करोड़ लोग भारतीय जीवन बीमा निगम के उपभोक्ता हैं। अगर सचमुच में अडानी का ये आर्थिक साम्राज्य धराशायी हुआ तो असल नुकसान तो अडानी से ज्यादा आम आदमी का होगा। तो सिंह साहब, इसकी पड़ताल सरकार बेहतर तरीके से करे, पारदर्शी तरीके से सब चीजें सामने आए। एक अंतिम बात कहकर यहां मैं विराम लूंगा, हम सब लोग पत्रकार जो बैठे हैं, हमारे ऊपर भी एक सवालिया निशान है। देश के अंदर चल रही इतनी बड़ी आर्थिक अनियमितता की पड़ताल दूर देश में बैठा हुआ एक आदमी 2 साल से लगातार कर रहा था। हमारे जो आर्थिक पत्रकार हैं, आर्थिक विशेषज्ञ पत्रकार हैं, इकोनॉमिक टाइम्स है, इंडियन एक्सप्रेस है, बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े सूरमा हैं, बोफोर्स से लेकर अब तक इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने पड़ताल की है। इतने बड़े आर्थिक घोटाले की जांच की पहल हमारे देश की पत्रकारिता ने नहीं की, ये सवाल हम सब के ऊपर भी है। जी सिंह साहब, एक चीज मुझे ये बताइए, अडानी जी बार बार 2-3 नाम ले, मतलब अडानी जी 2-3 नाम ले रहे हैं, उनके चाहने वाले 2-3 नाम ले रहे हैं। अडानी जी बार बार ये कहते हैं कि मैं तो राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के समय मेरा ये हुआ। एक तो इस पे, और दूसरा अभी जो इस समय करंट सिनेरियो, उसमें कहा जा रहा है कि भाई अगर अडानी जी इतने खराब हैं तो ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश वाले क्यों इनको बुला रहे हैं? मैं दोनों पे जरा एक आपका पक्ष समझना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों वाजिब सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि ये सही बात है कि देश में ज्यादा समय तक कांग्रेस की ही सरकार रही है, चाहे टाटा बिरला हो या अंबानी हो, ये सब लोग उन्हीं के दौर में फले फूले हैं और यहां तक पहुंचे हैं। अब अडानी इस वक्त अपने टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू में बार बार राजीव गांधी का या मनमोहन सिंह का नाम ले रहे हैं, तो हो सकता है राहुल गांधी की यात्रा का कुछ असर हो सकता है वो ये संदेश देना चाह रहे हो या फीलर्स पहुंचा रहे हो कि भाई थोड़ा हमारे ऊपर आक्रमण की धार कम कर लीजिए। दूसरा प्रश्न आपका जो था कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां भी अडानी अंबानी को काम मिल रहा है, तो अंतर इसमें सिर्फ इतना है, और राहुल गांधी ने कहा भी था अपनी यात्रा के दरमियान, उनसे ये सवाल पूछा गया था शायद जयपुर में, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी काम, कोई भी ठेका, कोई भी टेंडर गलत तरीके से नियमों को परे रखकर इन धन्ना सेठों को मिलेगा तो मैं पहला आदमी होऊंगा उसके विरोध में खड़े होने वाला। मुझे ना कांग्रेस का पक्ष लेना ना राहुल गांधी का, मेरा स्पष्ट कहना यह है कि कोई भी सरकार हो, भविष्य में भी राहुल गांधी से अगर ये सवाल पूछा जाता कि अगर आप सरकार बना गए, 2024 में कामयाब हो गए, आपका नेता या आप प्रधानमंत्री हुए, तो इन धन्ना सेठों के इस तरह के कारोबार पर कैसे अंकुश लगाएंगे? तो इसकी परीक्षा तो तभी हो पाएगी जब वे केंद्र में हो। ऐसे दिन आए, हम नहीं जानते ऐसा दिन कभी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो हम उनसे भी ये सवाल पूछेंगे जो सवाल आज हम नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, उस अज्ञात हाथ से पूछ रहे हैं। अगर कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री सारे नियम कायदे ताक पर रखकर 2 सेठों को सारी संपत्तियां, सार्वजनिक क्षेत्र के सारे उपक्रम बेच खाएगा, तो हम और आप, आनंद वर्धन सिंह भी ऐसे सवाल उनसे भी पूछेंगे। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री हुए तो उनसे पूछेंगे, XYZ कोई और प्रधानमंत्री होगा उससे भी पूछेंगे। अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। एक खेद मुझे प्रकट करना है, दिलीप भाई, मैं आपका नाम दिलीप गांधी कह गया था, मेरे लिए गुजरात माने गांधी, मुझे मेरा गांधी दिखाई देता है हर जगह। मैं गुजरात को मोदी, शाह और अडानी अंबानी से नहीं जानता, मैं अपने दिलीप भाई से जानता हूँ, माफी चाहता हूँ, गोयल की जगह मैं गांधी कह गया था, आप अन्यथा नहीं लेंगे।